हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिफॉर्म एंड रिबेलियन। तो इस बुक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ मेरे साथ बुक पढ़ो। साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और आप ये भी कर सकते हो कि वीडियो के साथ में ही बुक रख सकते हो ताकि हम एक साथ पढ़ सकें। और किसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राइट। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की। तो हमने बात की थी किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग मोटिव रहे थे इस इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाने के लिए। तो मिशनरीज के लिए ये प्रोसीलाइटाइजेशन का एक अच्छा विकल्प था। मतलब उनको लगता था कि अगर इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आएगा तो इससे लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए ये इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में फेवर कर रहे थे। अब यूटिलिटेरियंस जो थे, ये सीधा सीधा इनका मानना था कि इंडिया इससे सिविलाइज होंगे। तो ये चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को सिविलाइजेशन सिखाने के लिए इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लाया जाए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना यहाँ पे लोगों को सब ऑर्डिनेट पोजिशंस पे ना काम करवाना चाहती थी, क्योंकि उसको इंडिया को गवर्न करने पे ना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। और एक्चुअली ये पॉसिबल भी नहीं था कंपनी के लिए कि वो इतनी वर्कफोर्स में ब्रिटेन से लोगों को यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर काम दे। और एक्चुअली पॉलिटिकली भी देखें तो बहुत इजी भी नहीं था। तो इसलिए वो चाह रही थी कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आए और यहाँ के लोग को इंग्लिश लिखना पढ़ना आ जाए, तो वो यहाँ पे के ऑफिसेज में काम कर सकते थे और यहाँ पे कई सारी पोस्ट को संभाल सकते थे। और मैकोले तो हमें पता ही है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि मैकोले कहेंगे कि बस इंग्लिश बोलना इंडियंस के लिए काफ़ी नहीं है, इन्हें इंग्लिशमैन की तरह सोचना भी पड़ेगा, बिहेव भी करना पड़ेगा। इनका मानना था कि इससे इंडियन एम्पायर जो है ना वो बढ़ेगा और ये इंडियंस है ना एम्पायर के प्रति लॉयल रहेंगे। और जो उनका सॉ कॉल्ड सिविलाइजेशन मिशन था ना कि इंडिया के लोगों को सिविलाइज करना है, ये कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव ये था इंग्लिश एजुकेशन को लाने के लिए। अब गौरी विश्वनाथन जी कहते हैं कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम ने इंग्लिश लिटरेचर को करिकुलम में ऐड कर दिया। इसका ये कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी ना उसके हिसाब से ये बहुत बढ़िया था, पर मोरल स्टडी की तरह देखो तो ये इतना इफेक्टिव नहीं था जैसे ये इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में ना कोई इनको रिवॉर्ड्स भी दिया जाता था, पर इंडिया में ऐसा कोई मटेरियल रिवॉर्ड मिलता भी नहीं था और एनकरेजमेंट नहीं थी। राइट। और इसके अलावा इंडियंस ना इसको सेलेक्टिवली अडॉप्ट किया करते थे। जो ये सिखाना चाह रहे थे ना इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू, तो वो सब ना सीख के वो अपने हिसाब से इंडियन अब इसको अडॉप्ट कर रहे थे। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग जब पढ़ लिख लेंगे तो सीधा सीधा कॉलोनियल रूल को ही इस हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। और यहाँ के लोग एजुकेशन क्यों लेना चाह रहे थे? एक्चुअली यहाँ के कई अपर कास्ट हिंदू जो थे ना, उसमें भी हिंदू अपर कास्ट मेल के लोग जो थे ना, पहले जो अच्छी खासी इनकम कमा लेते थे, अभी जो सिचुएशन चेंज हो गई थी ना, उसमें उनके लिए काम करना बहुत दिक्कत हो गया था। उनको अब लगने दिखने लग गया था कि अगर वो एजुकेशन ले लेंगे, स्कूल में जाके पढ़ लेंगे तो उन्हें कुछ काम मिलेगा और वो पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, उन्हें कुछ इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट की जो बात की जा रही थी ना, इससे कुछ लेना देना इंडियंस को था नहीं। बस इन्हें नौकरी दिख रही थी कि एक नौकरी मिल जाएगी पढ़ लिख कर। पर बाद में हम जब देखते हैं कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी ना वो नौकरी को लेकर, वो जब सबकी फुलफिल नहीं होगी, तो इतना जो पढ़ लिख के इन्होंने नॉलेज इकट्ठी करी है ना, तो ये इसको एक हथियार की तरह बाद में इनके काम आएगा और ये सीधा सीधा कॉलोनियल स्टेट से ही भिड़ना शुरू कर देंगे। और एक मैट कुली साहब हैं,
ये मैटकुली साहब ये इंग्लिश एजुकेशन के काफ़ी फेवर में थे, काफ़ी सब बड़े सपोर्टर थे। अब ये कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे यूथ्स को बढ़ावा दिया जो पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिज्म पर बिलीव करता था। अब पोस्ट एनलाइटनमेंट से हमारा मतलब है कि जो नई सोच आई थी ना, लोग चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे थे, लाइक रैशनैलिटी पे, साइंस पे विश्वास करने लगे थे, तो इसे हम पोस्ट एनलाइटनमेंट कहते हैं। ओके, तो अब ये कहते हैं कि जो यूथ है ना, अपनी सोसाइटी के ट्रेडिशन से रीज़न, यूटिलिटी, प्रोग्रेस और जस्टिस के नज़रिए से अब देखने लगा था, ये एजुकेशन के थ्रू। अब 1893 में रविंद्रनाथ टैगोर जी नोट करते हैं कि एक ऐसी पब्लिक का जन्म हो रहा था जो अभी तक मैच्योर नहीं थी, पर पब्लिक डिबेट करने के लिए ना उत्सुक रहती थी, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू करे या वॉलंटियरी एसोसिएशन बना ले, ठीक है, या फिर सोसाइटी में क्या अच्छा है उसके लिए बात कर ले। अब सीधा सीधा बोले तो एक ऐसी सिविल सोसाइटी उभर रही थी जो एक तरफ अपने राइट्स को डिफेंड भी कर रही थी और दूसरी तरफ इंडियन ट्रेडिशन में एक अपनी आइडेंटिटी भी ढूंढ रही थी, ठीक है, और वो दोनों की तरफ में अब बीच में पड़ने लग गई थी, ठीक है, ना इधर के ना उधर के। तो इस नई क्लास को ना हम बुर्जियोजी क्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये जब बुर्जियोजी क्लास जो है ये रिफॉर्म की ज़रूरत को महसूस करने लग गई। इस नए एलाइड ग्रुप के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता कॉलोनियलिज्म ने दिखाई दिया था, वो था साइंस, ठीक है। अब साइंस इन्हें दिखने लग गई थी, उस वक्त साइंस का इम्पोर्टेंस भी काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि इन्हें दिखने लग गया था कि किस तरह से मिलिट्री में यूज़ आ रहा है, इकोनॉमिक में यूज़ आ रहा है, सोसाइटी में यूज़ आ रहा है, तो साइंस का की इम्पोर्टेंस भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और साइंस को ये मॉडर्निटी और प्रोग्रेस के साथ अब कनेक्ट करने लग गए थे। तो साइंस एक यूनिवर्सल साइन ऑफ मॉडर्निटी और प्रोग्रेस बन गया, ठीक है, ठीक है। अब साइंस की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी, जैसा ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं कि साइंस अथॉरिटेटिव लैंग्वेज ऑफ रिफॉर्म बनकर आ गई। अब हालांकि देखें, कॉलोनियल स्टेट ने साइंटिफिक एजुकेशन को मासेस के लिए प्रपोज नहीं किया था अभी तक। उसने कहा था कि बस कुछ लोग पढ़ेंगे, जिसको सब ऑर्डिनेट ऑफिसर बनना है वही लोग साइंस पढ़ेंगे, बाकी के लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर स्टिल कई इंटेलेक्चुअल्स उभरेंगे, जैसे हमारे राम मोहन रॉय जी हैं। ये हमारे राम मोहन जी रॉय फेवर करेंगे कि साइंस की नॉलेज सबके लिए होनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम है ना जो हमारा, उसमें वेस्टर्न साइंस पर ही फोकस करना चाहिए। ये हमारे राम मोहन रॉय जी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने कहा वेस्टर्न साइंस ही नहीं होगा, एक्चुअली वेस्टर्न साइंस पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये कहते हैं, ठीक है। बाकियों को भी, बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए, पर वेस्टर्न साइंस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। अब साइंटिफिक एजुकेशन बढ़ाने के लिए इंडिया में कई इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश हुए। तो वो कौन कौन से थे? तो 1825 में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस, 1825 में ये कलकत्ता में ओपन हो गया, ठीक है, इस्टेब्लिश हो गया। अब इसके बाद ही 1838 में हम देखते हैं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, 1838, ये इस्टेब्लिश हो गया। अब इन इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक एजुकेशन डेवलप करने में काफ़ी मदद की, ठीक है। और चीज़ें इससे भी ज़्यादा और बेहतर हो गई जब एक बंगाली इंटेलेक्चुअल है महेंद्र लाल सरकार, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्चर ऑफ साइंस को इस्टेब्लिश किया 29 जुलाई 1876 में, ठीक है। तो इससे चीज़ें और बेहतर तरीके से निकल कर आएंगी। और उस वक्त प्रिंटिंग काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, ठीक है। और अगर ये चीज़ें पहले भी आ गई होती ना, तो प्रिंटिंग के माध्यम से और जगह तक भी फैल जाती। तो प्रिंटिंग का दौर आ चुका था, तो साइंस को लेकर जो सोच उभर रही थी ना, ये कैलकुलेटर से बाहर भी अब जाने लग गई थी। तो हम बनारस में देखते हैं डिबेटिंग क्लब स्टैब्लिश होता है 1861 में,
फिर सैयद सैयद अहमद खान अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में स्टैब्लिश करते हैं, और इसके बाद 1868 में सैयद इमाद अली जी बिहार साइंटिफिक सोसाइटी को स्टैब्लिश करते हैं। और फ्रेंड्स, ये इंस्टीट्यूशन को ध्यान भी रखना आते रहते हैं, कई बार तो क्रोनोलॉजी आ जाती है कि कौन सा कब बना, या कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस कई बार बनते रहते हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं लेकर आऊँगी, पर अगर आप देखेंगे तो आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और ये जो डिस्कोर्स हो रहा था, इतनी जो डिबेट वगैरह हो रही थी ना, तो इसने एक लिटरेरी मूवमेंट भी चला दिया। और जो हिंदू रिवाइवलिस्ट कैंपेन्स थे ना, उनका भी रास्ता इस साइंस मूवमेंट ने खोल दिया। राइट, तो ये जो मूवमेंट है ना, साइंस के अलावा भी दूसरे एरियाज में बढ़ेंगे। पर यहाँ पे एक दिक्कत थी। अब ये दिक्कत क्या थी कि ये जो चीज़ें थी ना, एक एलाइट में, मतलब ऊंचे वर्ग के लोगों में डेवलप हो रही थी। तो ये जो एक एलाइट की साइंटिफिक रैशनलिस्ट मेंटेलिटी है ना, को एक सोशल रिफॉर्म एजेंडा बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो आम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। उनको ये समझाना है कि किस तरह की रिफॉर्म है, क्या है, उनको नहीं समझ में आता था। बस ये चीज़ें अभी तक एलाइट्स तक सीमित थी। तो ये मेंटेलिटी हमें सबसे पहले हेनरी विवियन डेरोजियो के स्टूडेंट्स में दिखी। ठीक है, अभी जो हेनरी विवियन डेरोजियो है, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये है DERO, यहाँ पे बस R है। ठीक है, T की जगह R है। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो के स्टूडेंट्स में दिखी। अब हेनरी विवियन डेरोजियो थे ना, एक यूरेशियन टीचर हुआ करते थे, जो कैलकाटा के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे 1820s में। ठीक है, तो 1820s में ये कैलकाटा के हिंदू कॉलेज में पढ़ाया करते थे। इनके पिता पोर्तुगीज थे और माँ इनकी इंग्लिश वूमेन थी। हेनरी अपने स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग के लिए एनकरेज करते थे, और जो ये अथॉरिटीज़ हुआ करती थी ना, इनसे क्वेश्चन करने के लिए भी एनकरेज करते थे कि सब में रीजंस ढूंढा जाए। और ये ग्रुप बहुत जल्दी कंट्रोवर्सीज में आ गया, और इसे यंग बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। और ये अपने टाइम पे ना बहुत बदनाम ग्रुप हुआ करता था, क्योंकि ये अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे। और इवन जो मीट बंद इनके यहाँ नहीं खाया जाता था, वो लोग भी, वो उस टाइप का मीट भी ये लोग खाना शुरू कर देते थे। तो एक सामाजिक विद्रोह किया करते थे, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये रिलीजियस और हिंदुइज्म की सोशल ऑर्थोडॉक्सी को ना इंटेलेक्चुअली चैलेंज किया करते थे। मतलब आपने मूवी देखी होगी कांजी लाल जी, इसमें परेश रावल बने थे। इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन ये लोग चैलेंज किया करते थे कि लॉजिकल हुआ करते थे। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, इन्होंने 1838 में द इन्होंने नहीं, मतलब इनके स्टूडेंट्स ने, क्योंकि 1831 में कोलेरा से 26 दिसंबर 1831 को कोलेरा से 22 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में 1838 में द सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज इनके फॉलोअर्स इस्टेब्लिश करते हैं। जहाँ तक वेस्टर्न साइंस की बात करें और सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, तो ये लोग कास्ट टैबूज के अगेंस्ट बात किया करते थे, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात किया करते थे, कुलीन पोलीगैमी के बारे में बात किया करते थे। आपको कास्ट टैबू, चाइल्ड मैरिज तो समझ में आ गया होगा, कुलीन पोलीगैमी नहीं आया होगा। ठीक है, आ भी गया होगा, कोई नहीं, फिर से सुन लेते हैं। तो बंगाल में एक कस्टम प्रिवलेंट था। ठीक है, ये ब्राह्मणों के बीच में ये प्रिवलेंट हुआ करता था। इसमें कुलीन ब्राह्मण जो हुआ करते थे ना, वो बहुत सारी वाइफ रख सकते थे। ऐसा कोई नंबर भी डिफाइन नहीं था, जितनी चाहे उतनी वाइफ रख सकते थे। और इवन इनके यहाँ ये कहा जाता था कि जिसकी जितनी ज़्यादा वाइफ होगी ना, वो उसके लिए उतना प्रेस्टिजियस है, वो उतना सम्मान के लायक है।
राइट। तो इस पुलिंग पोलीगैमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा शादियां कर लेते थे कुलीन ब्राह्मण कि दूसरे लोगों को दुल्हनें कम पड़ने लग गई, ब्राइड्स नहीं मिल रही थी। और ये कुलीन ब्राह्मण बहुत ज़्यादा बूढ़े बूढ़े हो जाते थे और तब भी छोटी छोटी बच्चियों तक से शादियां कर लेते थे, और फिर कुछ टाइम बाद मर जाते थे। और ये बेचारी बच्चियां फिर दोबारा शादी भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि या तो इन्हें सती होना पड़ता था, और अगर जलने से बच गई तो विडो रीमैरिज अलाउ नहीं थी। हालांकि 1856 में इसे बैन कर दिया गया था, पर फिर भी ये चीज़ें चल रही थी। अब इतने रिफॉर्म्स होने के बावजूद, मतलब इतनी बातें हो रही थी, तब भी चीज़ें ना आम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, उनका सपोर्ट गेन नहीं कर पा रही थी। और इसके पीछे ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है ना, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसका एक और रीज़न ये था कि ये लोग ब्रिटिश और इंग्लिश एजुकेशन पे पूरा विश्वास रखते थे, ठीक है। उसके बाद वेस्ट के रैशनलिज्म और साइंटिसिज्म पे भी बिलीव करते थे, और यहाँ के सोशल मूवमेंट क्रिएट जो करना चाह रहे थे ना, उनको लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिला। और इसके पीछे एक और रीज़न था कि ये एथिज्म को फॉलो करते थे। ये लोग एथिज्म को फॉलो करते थे, जिसका मतलब ये किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। तो इसलिए भी ये सीधा सीधा कहते थे कि गॉड है ही नहीं, कोई भगवान है ही नहीं। तो ये लोगों को पसंद नहीं आता था, और इन्हें काफ़ी सारी ज़िल्लतें झेलनी पड़ी। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये एक सोसाइटी में बदल जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मतलब आगे कुछ खास नहीं कर पाता। हमारे हिस्टोरियन है सुमित सरकार जी, ये कहते हैं, ये इसे कंक्लूड कर देते हैं कि 19th सेंचुरी में डेरोजियो के फॉलोअर्स यंग बंगाल ने रिलीजन और फिलोसफी की सतह पर एक छोटी सी छाप जरूर छोड़ दी। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरे रिफॉर्मर्स थे उस टाइम के, उनके सामने चैलेंज था कि वो अपने सिविलाइजेशन में रीज़न और साइंस ढूंढे, ठीक है। अब कहीं और ना ढूंढ के अपने ही सिविलाइजेशन में ढूंढे, और ताकि जो मॉडर्नाइजेशन है, इसके लिए वो अपने कल्चर स्पेस में ही ढूंढे कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रिवलेंट था। अब जो इंडियन ट्रेडिशन है, अब ये जो मॉडर्नाइजेशन ढूंढेंगे ना, ये इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से ढूंढेंगे, जो इनको भी सुटेबल हो, और जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी ये सपोर्ट कर पाए। अब ये जो नई विचारधारा आ रही थी ना, इसको हिंदू सोसाइटी में इतना कुछ बैकलैश नहीं झेलना पड़ा। और ये इवन इस बेसिस पे ये यहाँ पे चल रही उल जलूल जो हरकतें थी ना, अनरीजनेबल एस्पेक्ट्स जो सोसाइटी में चल रहे थे, अब ये उसको सीधा सीधा नकार सकते थे, क्योंकि इन्हें अब सोर्स मिल गया हमारी हिस्ट्री में। राइट। और ये कॉलोनी के लिए भी काफ़ी ठीक था उनको। अब जैसे विलियम बेंटिक का जो रिफॉर्म एजेंडा था कि इंडिया को सिविलाइज बनाना है, कहीं ना कहीं उसमें भी फिट बैठ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक बीच के रास्ते की तरह निकल कर आया। पर दिक्कत इसमें वही थी, जैसे हमने अभी बात की, कि ये जो सोच चल रही थी ना, ये बस कुछ एलाइट्स तक सीमित थी, अभी तक ये मासेस तक नहीं पहुंची थी। आम पब्लिक स्टिल इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और बिल्कुल सक्सेसफुल भी नहीं हो रही थी। और अर्ली 19th सेंचुरी तक गवर्नमेंट कई रिफॉर्म लेकर आई, पर ज़्यादातर ना बस पेपर पर रहे। पेपर से बाहर उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। एक लेजिस्लेशन आया 1803 में, लॉर्ड वेलेस्ले जी इसको लेकर आए। अब इन्होंने एक शुगर आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, वहाँ पे एक कस्टम हुआ करता था चाइल्ड सेक्रीफाइस का, कि वो बच्चों की बलि चढ़ाया करते थे। 1803 में वेलेस्ले ने इसको पर बैन लगा दिया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, चाइल्ड सेक्रीफाइस बंद हो गए थे। पर दूसरे अगर लेजिस्लेशंस की बात करें ना हम, तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब है कि जन्म के वक्त ही जो लड़कियां हैं उनको मार दिया जाता था। अब ये क्यों किया जाता था?
तो देखते हैं वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया कौन सा पार्ट है। तो हमारा ये मैप, एक मिनट, तो हमारा वेस्टर्न इंडिया जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और नॉर्दर्न इंडिया पता होगा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये जो नॉर्थ वाला एरिया है हमारा। और उस वेस्टर्न इंडिया, इसमें जो हाई कास्ट फैमिलीज हुआ करती थी ना, वहाँ पर हाइपरगेमी प्रैक्टिस की जाती थी, जिसका मतलब है हाइपर गैमी। अब इस प्रैक्टिस में ये हुआ करता था कि जो फैमिली है ना, अपनी बेटियों की शादी ऐसे घर में करना पसंद करते थे जो उनसे स्टेटस में ऊंचा हो। अब इसके लिए उन्हें अपनी डॉटर्स के लिए बहुत ज़्यादा दहेज देना पड़ता था, और कई बार तो इवन उन्हें अच्छा दूल्हा मिलता ही नहीं था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलें उठानी पड़ती थी, खर्चा भी बहुत होता था। तो एक तरह से लड़कियों का बर्डन समझा जाने लगा। इसलिए वो क्या करने लगे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रैक्टिस करने लगे, जिसमें पैदा होते ही लड़की को मार दिया करते थे। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने काफ़ी कोशिश की इसको रोकने की। 1830s में उन्होंने ज़बरदस्ती भी रोकने की कोशिश की, पर कुछ खास फर्क पड़ा ही नहीं फ्रेंड्स। और जब फीमेल इन्फेंटिसाइड पर लीगल बैन लगाने की मांग चल रही थी ना, मतलब कोशिश चल रही थी, तो इस बीच 1857 का रिवोल्ट आ गया। ठीक है, जब 1857 का रिवोल्ट आया तो ये चीज़ें बिल्कुल अटक गई, और फाइनली हमें देखने को मिलता है 1870 में फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870 आया, जिसने फाइनली बैन लगाया फीमेल इन्फेंटिसाइड को। ठीक है, वाइसराय ने पास कर दिया, ये एक एक्ट बन गया। पर इसके एक्ट बनने के बाद भी हमें पता चलता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड बंद नहीं हुआ, और उस वक्त तक सेंसस भी होने लगे थे। तो सेंसस बता रहा था कि इन एरियाज़ में लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे किस तरह से फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस की जा रही है। अब आगे चलते हैं तो एक और हमें प्रैक्टिस मिलती है, सती प्रैक्टिस मिलती है। ठीक है, अब सती प्रैक्टिस क्या होती है? सती, तो इसमें अगर कोई वुमेन है, उसका हस्बैंड अगर मर जाता है, तो उस मरे हुए हस्बैंड की चिता पर ही वो वुमेन जलकर अपनी भी जान दे देती थी, सती हो जाती थी। तो वोल्ट जो हमारे लॉर्ड बेंटिक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको सती प्रैक्टिस पर बैन लगाने के लिए बहुत जाना जाता है। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है कि उन्होंने सती पर बैन लगाया था। तो 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आए, जिससे ये बैन हुआ। राइट, तो ये सोशल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है, पर बहुत एक्सेप्शनल केस हुआ करता था जब ये हमें दिखता है। ऐसा कोई हिंदू लाइफ का पार्ट नहीं हुआ करता था। और मुगल पीरियड की बात करें तो ये सती प्रैक्टिस बस सेंट्रल इंडिया में होती थी, राजपूत प्रिंसली फैमिलीज में हुआ करती थी, राजस्थान की। और उसके अलावा विजयनगर एम्पायर में प्रैक्टिस होती थी, जो कि साउथ इंडिया में था। ठीक है, ये साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर में भी ये प्रैक्टिस किया जाता था। और जब टाइम आता है लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी का, तो ये सती प्रथा एक्चुअली बढ़ने लगती है। ठीक है, और कलकत्ता और उसके पास की डिस्ट्रिक्ट में ये तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पहले क्या होता था कि जो सती प्रैक्टिस है ना, हायर कास्ट के लोग किया करते थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कास्ट के लोग किया करते थे। पर जब ये लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे ना, ये पीजेंट और लोअर कास्ट के लोग भी इसको प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब इसका रीज़न क्या देखने को हमें मिलता है? एक तो था सोशियोलॉजिकल रीज़न। अब इसमें लोग खुद को कास्ट में सुपीरियर दिखाना चाह रहे थे, लोअर कास्ट को भी दिखाना था कि वो कितनी बड़ी कास्ट के हैं, तो उन्हें, और अपर कास्ट को भी दिखाना था कि उनकी कास्ट कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो इस चक्कर में ये कास्ट को अच्छा दिखाने की होड़ में वो सती प्रैक्टिस किया करते थे। राइट, इसके अलावा एक रिलीजियस नोशन हुआ करता था
अब इसमें क्या है, एक कोई भी आइडल वाइफ माना जाता था कि कोई भी वाइफ आइडल तब है जब वो अपने हस्बैंड के साथ जिंदगी भर रहे और मरने के बाद भी उसका साथ ना छोड़े। तो इसलिए एक आइडल वाइफ का कॉन्सेप्ट बताया गया, और जिसके तहत कि अगर वो मर जाएगी तो वो एक आइडल वाइफ है। तो इस तरह से एक रिलीजियस नोशन चलाया गया। और एक और तीसरा पॉइंट है ग्रीड ऑफ रिलेटिव्स। लालची रिश्तेदार होते थे, ठीक है, वो सोचते थे कि अगर मर जाएगी तो खर्चा वगैरह करना नहीं पड़ेगा। और इस टाइम तक ना वुमेन के पास भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी राइट्स आ गए थे। तो ये रिश्तेदार से चिढ़ने लगे थे, इनको लगता था कि प्रॉपर्टी इनके साथ शेयर क्यों की जाए, ठीक है। और अगर हम उस टाइम के ईस्टर्न इंडिया की बात करें ना, बंगाल साइड, तो दो टाइप के स्कूल ऑफ लॉज फॉलो किया जाता था। एक था दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, दूसरा था दया भागा स्कूल ऑफ लॉ, दूसरा था मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। अब ये क्या थे, जैसे कि मैंने अभी बात की, ये स्कूल ऑफ लॉ थे जिसके बेसिस पर ये सोसाइटी चल रही थी। मतलब ये इनहेरिटेंस बताते थे कि किस तरह से एक फादर की प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिलेगी। तो ये जो दया भागा है, ये बात करता था कि सन को प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब फादर उसके मर जाएंगे। और ये मिताक्षरा स्कूल बात करता था कि जब सन का जन्म होता है, ये प्रॉपर्टी में तभी से उसका हक हो जाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो एरियाज दया भागा स्कूल ऑफ लॉ को मानते थे, दया भागा स्कूल के हिंदू पर्सनल लॉ जहाँ पे एप्लीकेबल थे, वहाँ सती प्रथा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ था, जहाँ पे यहाँ के पर्सनल लॉ एप्लीकेबल थे, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा कम था। और इवन इनहेरिट राइट्स थे इनके यहाँ, मतलब विडो को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिया जा रहा था, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका विरोध कौन कौन कर रहा था, तो इसका विरोध सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, मिशनरीज हमेशा से इसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। वो हमेशा से इसको बुरा ही मानते थे और हमेशा इस पे अटैक किया करते थे। पर इसके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग कैंपेन राजा राममोहन रॉय जी चलाते हैं। राजा राममोहन रॉय जी इसके खिलाफ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाएंगे। और फाइनली 1829 में इनकी मेहनत का ये फल था कि बंगाल सती रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक पास कर देते हैं, जिसके तहत सती को बैन किया गया। 1830 में प्रिवी काउंसिल में इवन इसके अगेंस्ट में एक पेटिशन भी आया कि, और इसने किसने किया था, एंटी अबोलिशनिस्ट धर्मसभा ने इस सती की पे बैन लगा था, इसके खिलाफ में पेटिशन डाला था, पर स्टिल इनकी चली नहीं। और सती प्रथा एक्चुअली इसके बाद कम भी हो गई थी। पर ओवरऑल बात करें तो इसके पीछे जो जुड़ी हुई सोच थी ना, और जो मिथ इससे क्रिएट हो चुका था, वो नहीं गया, लोगों के मन में अभी भी चलता रहता था। और इवन हमें 1987 में सती का केस दिखने को मिलता है, जो राजस्थान में रूप कंवर ने किया था। वो सती हो गई थी, वो देवराला गांव से थी, और वहाँ पे उन्होंने सती कमिट किया था। अब बात करते हैं वीडो रीमैरिज की। अब जब वीडो रीमैरिज की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा नाम आता है इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया, ठीक है। अब ये भी राजा राममोहन की तरह चाह रहे थे कि एक लेजिस्लेशन ये कॉलोनियल स्टेट लेकर आए। तो फाइनली हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया।
इसने विडोज को मैरिज के लिए अलाउ कर दिया, पर सोसाइटी ने में इसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल था। ठीक है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। और इस एक्ट के एक्चुअली कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट देखें ना, जो लूसी कैरोल ने दिया। अब वो कहते हैं कि ये एक्ट काफ़ी कंजर्वेटिव है। विडो अगर फिर से शादी कर लेती हैं तो वो अपने मरे हुए पति की प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगी, और इसलिए जो ये ब्राह्मणिकल सोच है ना, कि वो बस चेस्ट वुमेन, मतलब एक ऐसी वुमेन जिसको पवित्र मानते थे, कि वो बस अपने हस्बैंड के साथ ही रह सकती है और किसी के साथ नहीं, तो इस सोच को ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। तो ये मत था लूसी कैरोल का। राइट, तो विद्यासागर इस पे है, जैसे हमने कहा, बताया मैंने कि काम कर रहे थे, पर पर ये अपने जीवन में ना बहुत सारी विडो रीमैरिज को देख नहीं पाए। जितना ये करना चाहते थे उतना बहुत कुछ नहीं कर पाए, जितनी शादियां कराना चाहते थे नहीं करा पाए। इसके लिए एक सोशल कंसेंट की ज़रूरत थी, और ये कहीं ना कहीं वो कंसेंट सोसाइटी इनको दे नहीं पाई। और विद्यासागर पे बायोग्राफी लिखने वाले अशोक सेन जी इसे एक अनअवॉइडेबल डिफीट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इन्होंने जितना कुछ किया उसको पूरी तरह से हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने जो किया बहुत कुछ किया। तो हम देखते हैं कि विडो रीमैरिज एक्ट पास होने के बाद भी ये बहुत रेयर ही था कि शादियां हो पा रही थी। और कुछ विडोज ने अगर जिसने दोबारा शादी कर भी ली थी उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उनको बायकॉट किया जा रहा था। और इवन जब ये लेजिस्लेशन वगैरह आया ना, तो ये टैबू और बढ़ ही गया है। एक्चुअली हमें देखने को मिलता है कि पहले विडो रीमैरिज बस अपर कास्ट में बैन था, अब ये लोअर कास्ट में भी प्रैक्टिस किया जाने लगा। लोअर कास्ट के लोग भी अब इसके अगेंस्ट में हो चुके थे। अब वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ खास अलग नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम शुरू होगा 1841 में। कुछ महाराष्ट्रन ब्राह्मण रिफॉर्मर आएंगे सामने, और वो इन्फेंट विडोज की शादियों की बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बात की थी, बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग छोटी छोटी बच्चियों से भी शादियां कर लेते थे, और बल्कि शादियां कई बार बहुत छोटी बच्चियों की हो जाती थी, 2-2 साल की बच्चों की शादी हो जाया करती थी। तो अब इनको क्या पता विडो वगैरह पर हो रहा था, तो अब ये फेवर करते हैं कि इनकी एटलीस्ट रीमैरिज कर देनी चाहिए, ताकि ये अपनी सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का यूज़ कर पाएँ। अब 1860s तक विडो रीमैरिज मूवमेंट वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास में फैल गया। अब वहाँ के कई लोग इसमें एजुकेटेड वर्ग था मिडिल क्लास का, अब वो भी इसको फेवर करने लगेंगे। अब वो बहस भी वहाँ पे होने लगेगी। अब 1866 में विष्णु शास्त्री पंडित विडो रीमैरिज को एनकरेज करने के लिए पुनर्विवाह तोजक मंडल, मतलब रीमैरिज एसोसिएशन बनाते हैं। अब इसके अगेंस्ट में इनके जो अपोजिशन वाले थे ना, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। अब इस रिफॉर्मिस्ट और जो चीज़ें चल रही थी ना, इसको बड़ा धक्का 1870 में लगेगा पूना में, जब एक डिबेट हो रही थी। अब वो कौन कर रहे थे, तो वो कबीर मठ के शंकराचार्य के साथ ये रिफॉर्मिस्ट डिबेट करने लग गए। और बाद में इनको रियलाइज़ होता है इन रिफॉर्मिस्ट को कि ये गलती कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये एक्चुअली प्रायश्चित करना शुरू कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि चीज़ें बस यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई थी। अभी भी कुछ लोग थे, जैसे पंडिता रमाबाई, ये एक विडो थी। ठीक है, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और बाद में ये पुणे में रहने लगी। ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, और इनकी मृत्यु
पति के मृत्यु के बाद इन्होंने वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया। पर जैसे कि दूसरे मूवमेंट के साथ हुआ, ये भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते बस 38 विडो रीमैरिज ही हो पाई थी, और इन केसेस में भी कपल्स पे काफ़ी सोशल प्रेशर आता था। इवन सोसाइटी इनको बॉयकॉट कर देती थी। और जैसे हमने भी अभी अभी बात की थी कि जब विडो की रीमैरिज पर इवन लोअर कास्ट में भी प्रिवलेंट हो गया कि विडो को दोबारा शादी नहीं करनी है। ये सोच यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे एक और इंसान आएंगे पिक्चर में, वो थे ज्योतिबा फुले। इन्होंने भी काफ़ी काम किया। फूले जी ब्राह्मण सोशल रिफॉर्मर हुआ करते थे। इन्होंने भी कोशिश की कि विडो रीमैरिज में जो प्रोहिबिशन है ना, उसके अगेंस्ट में ये काम किया करते थे। पर चीज़ें अभी भी उतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। पहले जो प्रैक्टिस अपर कास्ट में ही थी, अब वो लोअर कास्ट में भी आने लग गई थी। इसके अलावा हम तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो कि मद्रास का एरिया में देखें तो वीरासलिंगम पंतालु, इन्होंने यहाँ पे काम किया ताकि विडो रीमैरिज की जा सके। तो 1878 में ये सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म को इस्टेब्लिश करते हैं। इन्होंने अपने एरिया में, मतलब अपना इनका होम टाउन था राजामुंद्री, वहाँ पे एक विडो रीमैरिज करवाई, और इनको इसका विरोध भी झेलना पड़ा, पर इन्होंने फिर भी करवाई। अब रिफॉर्म मूवमेंट धीरे धीरे और भी लोगों को एनकरेज करने लगा, और 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनता है। ठीक है, अब 1878 के बाद 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बना, जो टाउन के कुछ लोगों ने स्टैब्लिश किया था। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल नहीं थे, जैसे कि औरों के साथ हुआ। इतने टाइम तक में बस ये 3 शादियां ही करवा पाए। और ओवरऑल देखें तो ये विडो रीमैरिज था ना, रीजन टू रीजन डिफर करता। जैसे हरियाणा में विडो रीमैरिज पहले से ही होता रहता था, अभी भी इनको कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, अभी भी धड़ल्ले से हो रहा था। ठीक है, बस लेजिस्लेशन के बाद इनको सोशल एक्सेप्टेंस भी मिल गई। तो ये ब्रिटिश द्वारा लाए गए लेजिस्लेशन का इम्पैक्ट कुछ खास, जैसे हमने देखा, पड़ा नहीं। ये बस पेपर पे था, रियलिटी में नहीं था। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वो था चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज से आपको पता होगा स्टिल हम इसे सफ़र कर रहे हैं। तो बंगाल में विद्यासागर जी अपना मूवमेंट चला रहे थे, और वो पोलीगैमी, मतलब बहुत ज़्यादा शादियां जो कर लेते थे ना वहाँ के हिंदू मेल या अपर कास्ट के लोग, बहुत ज़्यादा शादियां कर लेते, तो वो इसके अगेंस्ट भी काम किया करते थे। तो फाइनली हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज को लेकर, और एक्चुअली जब मैंने पोलीगैमी की बात की ना, तो उसमें ना ये लोग छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर लेते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इवन एज गैप भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता था। तो फाइनली इसके लिए 1860 में एज ऑफ कंसेंट आया। एज ऑफ कंसेंट 1860, जिसमें मिनिमम 10 साल रखी गई कि 10 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं करवाई जा सकती, और 1891 में इसे बढ़ाकर 12 साल कर दिया जाएगा। पर यह भी कुछ खास ज़्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं। सेंसस हमें बताते रहते थे कि किस तरह से ये भी एक फेलियर थी, इतना ज़्यादा कुछ इम्पेक्ट कर नहीं रही थी। तो
इसका भी हाल वही हुआ जो बाकी सारे मूवमेंट्स का हुआ। और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है। इसके आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।